राइट डाउन एटम्स का डिफिनेशन. एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ atom is a smallest part of atom is a smallest part of any matter which can take participate in the reaction. हस्ती ने भेजा है एटम आर ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड मे टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स? When atom are combined to each other, then it form एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स. लिख लेना. When atom are combined in a fixed ratio, when atom are combined in a fixed ratio, then it form molecules. अब देखो पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट दिखता है वो एटम कहलाएगा और उनसे जब जैसे कार्बन और ऑक्सीजन बना तो CO2 मॉलिक्यूल्स कहलाएगा. ठीक है, थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन में आते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या क्या दे रखा है. तो हिंदी में अगर बात करें तो अणु और परमाणु बोलते हैं इसको. तो द आइडिया ऑफ टिन स्टेट यूनिट ऑफ मैटर अणु एंड परमाणु वाज पुट फोर्थ बाय महर्षि कनाड. एक इंडिया के ऋषि थे महर्षि कनाड इन वैदिक पीरियड ऑफ आवर कंट्री, वैदिक काल में. अनदर इंडियन फिलोसफर पकुदा कत्यामा elaborate the doctrine and said that particles normal exist in combined form which give us various form of matter. ये अलग अलग साइंटिस्ट का नाम दिया है. ठीक है, कि एटम्स के बारे में उनका क्या क्या विचार था. तो पहला जो हमारा यहाँ टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो हेडिंग डालना लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी एक जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के दौरान जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं तो उनमें क्या रिलेशन आता है या किस लॉ के थ्रू वो प्रोडक्ट को बनाते हैं. ठीक है, उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इसमें लिखना बाय studying the quantitative measurements of many reaction it was observed that chemical reaction taking place between various substance are governed by certain law.
सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन लॉ, यानी कह रहा है कि जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनते हैं तो वो एक लॉ के थ्रू जुड़े रहते हैं, ठीक है। दीज लॉ आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दीज लॉ आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, these law formed by the basis of, these law are formed by basis of Dalton's atomic theory। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू मेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देयर आर टू मेन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। Law of mass conservation, and second is law of definite proportion या constant proportion। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से। तो ये जो दोनों लॉ है वो डाल्टन्स लॉ पे डिपेंड है, और डाल्टन्स लॉ का एटॉमिक थ्योरी क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो इसमें नेक्स्ट अब हेडिंग डालना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो पहले समझ लो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है। जैसे मान लो हमने CO2 बनाया, कार्बन का हमने रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ और ये बना CO2, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ये तो फिक्स है, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। 2 ऑक्सीजन है तो 32 ग्राम हो जाएगा। ये दोनों रिएक्टेंट कहलाएगा और ये प्रोडक्ट कहलाएगा। तो रिएक्टेंट का मास कितना हो गया, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 12 ग्राम और 32 ग्राम, 44 ग्राम हो गया। अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट देखें तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32 यानी 44, यानी हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या है 44, यानी रिएक्टेंट का जितना मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास, यानी मास कंजर्व है, मास का लॉस नहीं हो रहा है, मास का लॉस नहीं हो रहा है। तो कोई भी अगर हम रिएक्शन देखें एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसमें मास की हम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हैं। बाकी कोई भी रिएक्शन में अगर हम देखें तो जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, यानी वो मास कंजर्व होगा, मास का लॉस और गेन नहीं होता है। इसे नाम भी पढ़ा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो इसमें लिखना इन ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन, in a balanced chemical reaction, in a balanced chemical reaction, mass of reactant will be equal to
mass of reactant will be equal to mass of reactant will be equal to mass of product. Mass of reactant will be equal to mass of product. That means during the reaction mass is neither create nor destroy. Mass is neither create nor destroy. So that mass is conserved throughout the reaction. Mass is conserved throughout the reaction. Mass is conserved throughout the reaction. Except nuclear fusion reaction. Except nuclear fusion reaction. Except nuclear fusion reaction. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लिए, एग्जाम्पल लिखो, C+O2 12 ग्राम, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. Mass of reactant will be equal to mass of product. लिख लिए। तो अगर मान लो क्वेश्चन में दिया जाए, एक क्वेश्चन है, राइट डाउन क्वेश्चन, (48 ग्राम mg react with oxygen and form 135 ग्राम MgO. Find mass of oxygen. Find mass of oxygen that will participate in the reaction. (48 ग्राम ऑफ mg रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. अब यहां ऑक्सीजन बोलेगा तो केवल O नहीं लेना है, क्या लेना है? O2. एंड फॉर्म 135 ग्राम ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन. फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट विल टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन. जल्दी से बताओ क्या आएगा. एक आंसर आया हस्ती का,
कितना आएगा आंसर? बाकी क्या कितना आएगा? 87। आसान है। Mg प्लस O2 फॉर्म MgO। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए यहाँ 1/2 लगा दो, या दूसरे तरह से बैलेंस कर सकते हो, यहाँ भी 2 लगा सकते हो, यहाँ 2 लगा दो। 48 ग्राम ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और इसका हमें नहीं मालूम है, x ग्राम मान लेते हैं, और ये कितना बना? 135 ग्राम। तो जितना रिएक्टेंट होगा उतना क्या होगा? प्रोडक्ट। तो हम लिख देंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी मास ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि मास तो कंजर्व रहेगा, मास तो कहीं जाएगा नहीं, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर हम देख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट जो है 48 प्लस x है और मास ऑफ प्रोडक्ट 135 है। x हो जाएगा 135 माइनस 48 यानी 87 ग्राम। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है 87 ग्राम पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? नेक्स्ट लिखना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है पहले समझ लो। अब मान लो अलग अलग सोर्स अलग अलग है और हमने अलग अलग सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। जैसे 2-3 सोर्स लेते हैं, कई हम अलग अलग तरीके से हम CO2 बनाते हैं। तो CO2 बनाने का सोर्सेज अलग अलग है। जैसे मान लो C+O2 है, ये फॉर्म हुआ CO2। या हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम हीट कर दें तो ये CaO और CO2 बन जाएगा। तो सोर्सेज अलग अलग हैं। और भी तरीके हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम हीट कर दें NaHCO3, इसको अगर हम हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2 बनाएगा। और भी हम सोर्स ले सकते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट में Na2CO3 में अगर हम HCl से रिएक्शन करवा दें, ये बन जाएगा NaCl प्लस वाटर और प्लस CO2। यानी CO2 बनाने का सोर्सेज अलग अलग है, जो कि तुम्हारे सामने 4 सोर्सेज लिखा हुआ है। लेकिन जो CO2 बन रहा है उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा, यहां कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो, कार्बन का मास होगा 12 और ऑक्सीजन का मास होगा 32। यानी अगर रेशियो निकालेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 8, यानी ये रेशियो 3:8 हो जाएगा। जो रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का इस सोर्स में आएगा वही रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का इस सोर्स में आएगा, वही रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का इस सोर्स में आएगा, और वही कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो इस सोर्स में आएगा। यानी अगर हम एक कंपाउंड को अलग अलग सोर्स से बना रहे हैं तो उनके जो एटम हैं उनके मास का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल रेशियो होगा और सब में रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो लिखना इसमें, पहला पॉइंट डाल के लिखना, दिस लॉ स्टेट दैट this law state that in a pure chemical substance elements are always present
elements are always present in a definite proportion. Elements are always present in a definite proportion by mass. यानी जो सोर्स अलग अलग है तो उनका जो एटम का मास होगा वो सब में क्या होगा, सेम होगा। आगे लिखना, द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड which may be obtained by different process, which may be obtained by different process, but ratio of their mass of atom in a definite proportion, मतलब फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, इन ए डिफिनिट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल लिख लेना, जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन का CO2 बनाया जा रहा है डिफरेंट प्रोसेस से, हर जगह कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो आएगा वो सेम आएगा। समझ में आ गया कुणाल? राइट डाउन एग्जाम्पल। हाँ